दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज चल रहा था, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी, ये जो फाउंडेशन हमारा टेस्ट सीरीज है जो ट्यूटोरिया का है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी तक हमने टोटल 4 सेट्स को डिस्कस किया था जो कि रिलेटेड था हिस्ट्री से, इतिहास से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अब 5वें टेस्ट में पहुँच गए हैं। और ये टेस्ट जो है आप देख सकते हैं 5वां है और ये 1 है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी को। और ये एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और क्लास 8 के चैप्टर्स 1 और 2 को कवर करता है, ठीक है। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस तरह से बाकी के 4 वीडियोस इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, उसी तरह से ये भी वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो 70th बीपीएससी है, यहाँ पर काम आना ही आना है। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आने वाला है। इसके अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ पे ये काम आएगा ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो बेस है, बेसिक बुक है, और हर एग्ज़ाम में उस चीज़ का काम आता ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन कथनों पर विचार करके सही कथन को चुनना है। तो इसमें है कि पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। कि सूर्य, चंद्रमा और जो भी वस्तुएं रात को आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड हम लोग कहते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो पूर्ण चंद्र यानी अगर पूर्णिमा की बात करें तो हर 15 दिन में ना आकर आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिलता है। यानी हर 1 महीने के बाद ही आप एक बार उसको देख सकते हैं, 15 दिन में आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जहाँ पे फैक्ट्स या फैक्चुअल डेटा रहेंगी या चीज़ें रहेंगी वहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी निकलने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका टाइम जो है वो भी बचे। अगला है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि पृथ्वी 6ठा सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। तो आप जानते हैं कि इसमें से अगर देखा जाए तो पहला तो सही है कि दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी कितने नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर आ जाती है। अगर इसका ट्रिक देखें तो देखिए एम भेम इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो सूर्य से यहाँ पे अगर सन है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरे नंबर पे तो आ जाती है, ठीक है। सवाल है कि क्या ये 6ठा सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये 6ठा ना होकर ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, ठीक है। 5 नंबर का सबसे बड़ा है। इसके अलावा इसका है कि पृथ्वी का आकार क्या गेंद के समान है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का गेंद के समान आकार नहीं है, ये जियोइड के समान है, ठीक है। जियोइड, या फिर आप कह सकते हैं कि अंडाकार है, अंडा के समान है, लेकिन गेंद के समान नहीं है। अगला है कि इस कथन पर विचार करके यहाँ भी सही बताना है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस ये आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति नहीं करते हैं। ये कैसे करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार करते हैं, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। क्योंकि वृत्ताकार होता है पूर्ण सर्कल, जबकि दीर्घ वृत्ताकार होता है इस तरह से। तो आप जानते हैं कि इसी तरह से ये जो चक्कर है वो लगाया जाता है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है, यानी वृत्ताकार पथ पर ये गति नहीं करते। अब सूर्य से अगर दूरी के क्रम में सही देखें तो देखिए इसका ट्रिक है एम भेम, इस तरह से जाएंगे और यहाँ पे आता है जे सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूरेनस पहले आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। ये सूर्य से दूरी की, यहाँ पे अगर सूर्य है तो यहाँ पे मरकरी यानी बुध हो गया, ये वीनस यानी शुक्र हो गया, ये अर्थ हो गया, ये आपका मार्स यानी मंगल हो गया। उसके बाद ये सीरीज में चलेंगे तो जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर ये शनि, फिर यहाँ पे यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरेनस को बाद में लिखा हुआ, इस वजह से ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है इनके उपग्रहों के बारे में कि कितने उपग्रह हैं। तो 4 नंबर में जैसे आप देखेंगे कि नेपच्यून के कितने उपग्रह हैं, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, यानी इसके 13 सैटेलाइट्स, 13 उपग्रह हैं। यूरेनस की अगर बात करें तो यूरेनस का है 27, ठीक है। और बृहस्पति का यहाँ पर कितना है? तो ये 53 और मंगल का 2। तो मंगल का तो आप जानते भी होंगे, फोबोस और डिमोस, ठीक है। तो ये 2 है इसका, फोबोस, डिमोस।
बृहस्पति का जो है वो बढ़ चुका है। आप जानते हैं बृहस्पति और शनि का चंद्रमा लगभग बढ़ चुका है। तो अगर आपको पता होगा कि इसका बृहस्पति का कितना हो चुका है तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, पहला कथन है। और कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये कथन और कारण है। तो देखिए कथन एवं कारण क्या है, सही है और व्याख्या भी सही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि चंद्रमा का एक भाग इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो जब इस तरह से मान लें कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा जब चक्कर लगाता है ना तो ये 27 दिन इसमें लगाता है और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हमेशा एक ही अक्ष इसके सामने रहता है, तो इस वजह से एक ही तरफ दिखाई देता है। अगला है कि केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। और अगला है कि अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो देखिए पनामा स्थल संधि, ये स्टेटमेंट तो आप जानते हैं कि सही बात है। और ये अमेरिका जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है स्टेटमेंट। सॉरी, यहाँ पे असत्य कथन चुनना है, इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो यहाँ पे चौथा ना होकर ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। तो 1 और 2 ये दोनों ही असत्य है, क्योंकि यहाँ पे तो तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे गंगा नदी नहीं है। आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर प्लस आगे चल के मेघना भी इसमें मिल जाती है। तो ये 3 नदियाँ हैं जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है, तो एक नदी नहीं कह सकते। तो दोनों इस तरह से क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये चौथा ना होकर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और दूसरा है कि अफ्रीका केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा अफ्रीका से गुजरती है और मध्य रेखा केवल मकर रेखा केवल अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि तीनों ही कथन क्या है, असत्य हो जाता है। पहला जब आएंगे स्टेटमेंट पर कि एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हो जाता है गलत, ठीक है, क्योंकि एशिया से कर्क के अलावा भूमध्य रेखा भी गुजरती है, ठीक है, भूमध्य यानी 0 डिग्री भी यहाँ से गुजरती है। अगला है कि अफ्रीका से केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अफ्रीका से तीनों ही रेखाएं गुजरती, ठीक है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसी तरह से अगला है कि मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, तो ये भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मकर रेखा है ये केवल यहाँ से नहीं गुजरती है, इसके अलावा जैसे आप देखेंगे इस तरह से अगर मैप बनाएं तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का और ये हो जाएगा अफ्रीका का, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि ब्राज़ील से होते हुए यहाँ से 0 डिग्री गुजरती है और कर्क रेखा ऊपर ऊपर निकल जाती है और मकर रेखा इस तरह से यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे मकर रेखा है और यहाँ पे भूमध्य रेखा है, तो ये दोनों मकर रेखा केवल अफ्रीका से कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, ऐसा नहीं है। आगे चल के जब ऑस्ट्रेलिया आएगा तो ऑस्ट्रेलिया से भी होते हुए वो निकलेगी, तो इस तरह से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, ठीक है, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है और लिथोस का अर्थ होता है भूपर्पटी ग्रीक भाषा में ही, और ह्योडर का अर्थ होता है पत्थर। तो यहाँ पे आपको पहचानना है सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से सत्य कथन क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक हो जाएगा, ठीक है। यानी ग्रीक भाषा में अगर लिथोस का बात करें तो ये होता है पत्थर, जैसे लिथोस्फेयर आप देखते हैं, तो लिथोस का मतलब यहाँ पे पत्थर है। अगर ह्यूडर का मतलब बात करें तो ह्यूडर जल से हो जाता है और इसी ह्यूडर से बना है हाइड्रो, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ह्यूडर से बना है हाइड्रो यानी यहाँ पे जल हो जाएगा, लिथोस से बना है यहाँ पे लिथोस्फेयर, तो ये पत्थर वाला हो जाएगा। और बायोस का मतलब जीवन होता है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं कि उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो क्या ये सही है? उपग्रह जो है अपने ग्रहों का परिक्रमा करते हैं या सूर्य का करते हैं? तो आप जानते हैं कि ये केवल ग्रहों का ही करते हैं, सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चंद्रमा का व्यास 1/3 ना होकर क्या होगा, 1/4 होगा। हम लोग को असत्य पहचानना है।
तो यहाँ पे केवल 2 जो है वो असत्य है। और उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा सही प्रतीत हो रहा है। देखिए क्यों सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये सन है, इसको थोड़ा सा अगर बारीकी से देखें तो ये गलत नहीं होगा। इसको कट करते हैं। देखिए ये सन है, यहाँ पे मान लीजिए कि चंद्रमा है, तो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये इसके चक्कर लगा रही है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, सन है, अब पृथ्वी क्या है, इसकी चक्कर लगा रही है। तो ये दोनों इस तरह से इसका चक्कर लगा रही है और पृथ्वी इसका चक्कर ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो भी सन के चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से पहला जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि ये 1/4 है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये गलती हो सकता है। अगला है कि किन ग्रहों का कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। तो क्या ये सही है कि विषुवत रेखा का जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं यानी और पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी होती है। तो ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि अगर मान लें कि ये 0 डिग्री का विषुवत वृत्त है, अब यहाँ से जैसे जैसे हम क्या हो रहे हैं कि इससे दूर होते जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं ये जैसे अक्षांश है, तो इसका जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, गहरा। तो ये कथन है। और दूसरा है कारण कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी होती है। तो आप जानते हैं कि ध्रुव की तरफ पृथ्वी क्या हो रही है, ये चपटी होती है। और यहाँ पे अक्षांशों का जो आकार है वो बढ़ता नहीं है, क्या होता है, घटता जाता है। तो ये गलत दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे देखिए 0 डिग्री का जो अक्षांश है वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बाद जैसे ही हम ऊपर या नीचे कहीं भी जाते हैं किसी भी ध्रुव की तरफ, तो इसका आकार लगातार छोटा होते जाता है, न कि बड़ा होता जाता है। तो ये चीज़ गलत हो जाता है। अगला है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये बात आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस तरह से ये चक्कर लगाती है, जबकि सूरज जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इस तरह से। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। पहला है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि ग्रीनविच से जो पूर्व के स्थान है वो ग्रीनविच समय से पीछे ना होकर क्या होते हैं, आगे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये 0 डिग्री देशांतर है, अब हम लोग क्या है कि इसके पूरब में है, इसी वजह से हमारा जो टाइम है, टाइम जोन देखते हैं कि 5.5 घंटा क्या है, प्लस हो जाता है, आगे हो जाता है। तो ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का क्या होगा, आगे हो जाएगा, पीछे ना होकर। और पश्चिम में जब जाएंगे तो ये आगे ना होकर क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यामियोत्तर माना गया। और अगला है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही गलत है, सत्य नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो 82.5 डिग्री है ये पश्चिम नहीं है, ये क्या है, पूरब है। अभी हमने बताया कि 5.5 घंटे हम लोग कहाँ चलते हैं, पूरब चलते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है, पूरब है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री ना घेर के कितना घेरता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि प्रत्येक समय क्षेत्र जो है ये 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम जोन जो होता है ना वो डिपेंड करता है कि कितना जो है मतलब वो 0 डिग्री देशांतर से आगे है या पीछे है, उस पर डिपेंड करता है। तो 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। और दूसरा है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। और इसमें तीसरा है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए इसमें से सही कथन क्या है, केवल 2। ठीक है, केवल 2 जो है वो सही हो जाता है।
क्योंकि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना 179 होती, 179। ये कई बार क्वेश्चन में आ भी चुका है। देशांतर रेखा 360 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर अक्षांश की संख्या देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 181 हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 179 हो जाएगा, सॉरी 181 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या पूछा जाएगा तो 179 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अगर आप इस तरह से मैप देखें तो आपको पता है कि ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। तो इनकी संख्या क्या होती है कि 360 होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि देशांतर होता है 360 1 डिग्री के अंतराल पर अगर देखें। अब बात करें अगर अक्षांश की, तो अक्षांश में इस तरह से काउंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे चलेगा। और यहाँ पर अगर अक्षांश रेखाओं को काउंट करें तो 179 रेखाएं कुल निकल के आती। जबकि 1 डिग्री के अंतराल पर अगर अक्षांश की संख्या की बात करें तो ये हो जाता है 181। ठीक है, यहाँ पे एक जो है इसको जब हम लेंगे तो वो चीज़ बढ़ जाता है, मतलब एक इधर से और फिर उधर से ये घूम कर आ जाएगा, तो ये 2 बन जाएंगी, यानी टोटल हो जाएंगी 181। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसमें और अगला है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त हम लोग नहीं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो तापमान को अगर विभाजित करेगा तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे तो ये प्रतिदीप्ति वृत्त क्या है कि देखिए जब दिन और रात को विभाजित होता है ना, दिन और रात को विभाजित किया जाता है ग्लोब पर, ऐसा वृत्त जो कि दिन और रात को विभाजित करता है वही कहलाता है प्रतिदीप्ति वृत्त। और आप जानते हैं कि सूर्य के चक्कर लगाने को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन ना कह के क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसको क्या कहेंगे, घूर्णन नहीं कहेंगे, ये कहेंगे परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण। अगला है कि दक्षिणी अयनांत की स्थिति 23 सितंबर की होती है। ठीक है, और इसके बाद है कि विषुव की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर की होती है, और उत्तर अयनांत की स्थिति 22 जून की होती है। तो ये आप जानते भी होंगे कि 21 मार्च और 22 सितंबर ना होकर यहाँ पर क्या होता है, विषुव की स्थिति 23 सितंबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 दिया हुआ, तो 21 मार्च और 23 सितंबर का डेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं। और 21 जून को हम लोग क्या कहते हैं, तो 21 जून को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। और पहला है कि दक्षिण अयनांत जो है वो लिखा हुआ है 23 सितंबर, जबकि ये गलत हो जाता है, 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बाकी का दोनों वो गलत है। आगे आए तो उत्तर अयनांत की स्थिति पर आपको विचार करना है और बताना है। तो इसमें पहला है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत या सीधी पड़ती है, और अगला है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इसके बाद है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। तो इसमें से हमको पहचाना है सही कथन क्या है, तो इसका सही कथन हो जाएगा केवल 2, यानी उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, ये बात सही है। अगर आप बात करें कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत या सीधी पड़ती है, तो ये उत्तर अयनांत से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उत्तर अयनांत में क्या स्थिति है। तो उत्तर अयनांत में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ना पड़ के कहाँ पड़ेंगी, देखिए ये 0 डिग्री है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण में आपको पता है कि यहाँ पे मकर रेखा और उत्तर में यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा। तो जब उत्तर अयनांत की स्थिति होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है। तो पहला हो जाता है गलत। दूसरा है कि उत्तरी ध्रुव इस समय में सूर्य की ओर झुका होता है, तो सही बात है। देखिए सूर्य यहाँ है, उत्तरी ध्रुव यहाँ है, तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ ही सूर्य रहता है जहाँ पर ये सनलाइट की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटा दिन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि 21 जून को इसमें सबसे छोटा
रात होता है, ठीक है, यानी बड़ा दिन होता है। क्योंकि देखिए सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है तो दिन बड़ा होगा, रात छोटा हो जाएगा। और जब हम इसी को अगर दक्षिणी अयनांत में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, रात बड़ी हो जाएगी और दिन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इस कथन पर विचार करना है कि सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। और अगला है कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उनसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। तो पहला तो एकदम सही है कि थीमेटिक मैप में ये सारा चीज़ दिखाया जाता है, जिसमें सड़क, मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग ये सब दिखाया जाता है। अब सवाल है कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, क्या इनको रूढ़ प्रतीक कहते हैं? तो ये हो जाता है गलत। यानी मानचित्रों की क्या होती है कि एक भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सफोर्ड की बात करें, जो ऑक्सफोर्ड एटलस है, तो उसी से अगर देखिएगा तो उसमें जो ऑक्सफोर्ड का यूज है वो केवल इंडिया तो थोड़ी करता है, सारे कंट्री करते हैं, यानी वो इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। तो रूढ़ प्रतीक जो होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। आगे चलते हैं। अगला है महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला इसमें कि अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ, ठीक है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका 2 महासागर से घिरा हुआ है। तो देखिए पहला अगर बात करें इस तरह से, अगर अफ्रीका का हम लोग मैप बनाए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। तो इसको अगर इस तरह से हम लोग अफ्रीका का मैप बनाए, ठीक है, तो आपको पता है कि इधर क्या है, अटलांटिक है, इधर क्या है, भूमध्य सागर है, इधर क्या है, अरब सागर है, और नीचे में विश्व का समंदर है। तो क्या चारों तरफ से ये समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है? तो बात सही है, घिरा हुआ है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका 2 महासागरों से घिरा हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे प्रशांत है। तो ये 3 महासागरों से घिरा है, ना कि 2 महासागरों से। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है। तो आप जानते हैं कि विश्व की अगर लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है एंडीज, ठीक है। और एंडीज कहाँ है? तो वो हो जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अगला है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। और उसके बाद है सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे सभी ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अफ्रीका का लोकेशन देखेंगे तो अफ्रीका का लोकेशन में एक चीज़ आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत बड़ा भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि इसका 0 डिग्री जो है इस तरह से यहाँ से गुजरती है, यानी इसका बड़ा भाग आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, तो ये गलत है। ये भारत की पहली महिला है। विश्व की पहली महिला कौन है? तो वो है जुंको तेबई, ठीक है। तो जुंको तेबई ये हैं और ये जापान की है। तो इन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल हैं जिन्होंने 1984 में ये काम किया था। अगला है सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल गलत है। सहारा रेगिस्तान यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी इस भाग को कहते हैं। और 0 डिग्री आप देख रहे हैं कि इतना नीचे गुजर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अगला है कि अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और अगला है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। और उसके बाद है प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप स्थित हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से अगर मैप का अध्ययन करेंगे तो दिखाई देगा कि यूरोप तो यहाँ पे नहीं है। यूरोप जिससे शेयर करता है वो क्या है? अटलांटिक और आर्कटिक, और नीचे में भूमध्य सागर हो जाता है। तो यूरोप तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। तो यानी तीसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो इसको आप एक तरह से अगर देखा जाए तो सही मान सकते हैं, क्योंकि अगर प्रशांत महासागर का शेप देखें तो इसी तरह से नजर आता है। तो इसको आप वृत्ताकार कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा सही प्रतीत होता है। अब है कि अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? गलत हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा ना होकर दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसका आकार कैसा है? तो एस आकार का है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। भारत की स्थिति के संदर्भ में देखें तो ये काफ़ी समय से आप बढ़ते आ रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट फिर हो जाएगा पूर्वी, और 97 डिग्री 25 मिनट का हो जाएगा
पूर्वी देशांतर, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं और विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है सही। ठीक है, कि वहाँ पर इतना है। अब आ जाते हैं विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, तो यहाँ पर ये हो जाता है गलत, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो होता है पुराना हिमालय है जो नीचे की तरफ है और ये उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। यानी जो ऊंचा है उसको ट्रांस हिमालय ना भूल के हम लोग क्या कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं, या फिर हम लोग उसको हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये ऊंचा है, तो दूसरा हो जाता है गलत, पहला सही। अगला है नदियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में जब आप जाएंगे तो सबसे उत्तर में आपको नजर आएगी, अगर जम्मू कश्मीर का मैप की अगर बात करें तो सबसे उत्तर में यहाँ पे चेनाब नजर आएगी। ठीक है, और चेनाब के बाद क्या नजर आएगी, रावी नजर आएगी। इस तरह से इसको रावी को कर लीजिए। फिर रावी के बाद क्या आएगी, आप जानते हैं कि नर्मदा पहले आएगी और नर्मदा के नीचे तापी बहती है और कावेरी सबसे नीचे हो जाएगी। तो इस तरह से इसका सीरीज बनेगा। इजी ही था, चेनाब सबसे ऊपर होता है, बस यही ध्यान रखना था। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा गया है कि केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। और अगला है कि त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा होता तो फिर भारत का हिस्सा कैसे होता। यानी चारों तरफ से ना होके यहाँ पे तीनों तरफ से घिरा हुआ, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट की बात करें तो बांग्लादेश से देखिए 5 राज्य घिरे हुए हैं, तो ये सही बात है। चाइना से 5 राज्य घिरे हुए हैं, ये भी सही बात है। पाकिस्तान से 5 राज्य घिरे हुए हैं, ये भी सही बात है। एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे ये हो जाता है गलत, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 2 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लग रही है। ठीक है, राज्यों में ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश 5 नहीं है, वो 2 हैं। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय संहति में प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है। और इसके बाद है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि महासागरीय संहति में प्रॉपर्टी की जो मोटाई होती है वो महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है, ये गलत हो जाता है। क्योंकि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं ना, वो क्या होती है, महासागरीय प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय प्लेटों से ये मतलब आप कह सकते हैं इस तरह से कि पृथ्वी की ऊपर जो है, यानी महाद्वीपीय अगर प्लेटों की बात करें तो 35 किलोमीटर तक एवं समुद्र सतह में 5 किलोमीटर तक होती हैं। ठीक है, यानी महासागरीय जो प्लेटें हैं वो क्या होती हैं, भारी होती हैं और ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। ठीक है, जबकि महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि महासागरीय संहति में प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है, तो ये गलत हो जाता है। ये पतली होती है, ये मोटी होती है, उल्टा दिया हुआ है। अगला है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है। तो यहाँ पे ये जो बात है वो सही है, एक तरह से देखा जाए तो, कि जो महाद्वीपीय संहति है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सियाल भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैग्नीशियम ना होकर एल्यूमिनियम हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सियाल बोलते हैं इसको। और सिलिका और मैग्नीशियम वाला जो है Si+Mg वाला, ये मिलेगा महासागरों में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये मिलेगा महासागर में, और सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा आपको कहाँ पर, महाद्वीपीय संहति में, जो कि सियाल हम लोग बोलते हैं। सियाल, सीमा और निफे की बात करते हैं तो वहाँ पर। अगला है निम्न कथनों पर आपको विचार करके यहाँ पे बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, क्या ये सही है? तो ये गलत है। अगला है कि ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, तो क्या ये सही है? तो ये हो जाता है सही, कि ज्योमेट्री का अर्थ क्या है, पृथ्वी का मापन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है, कि ज्योमेट्री ना हो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है,
ज्योग्राफी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। या जियोमेट्री भी होगा तो पृथ्वी का मापन नहीं हो जाएगा, मेट्री भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि जैसे जियोलॉजी अगर हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जबकि जियोमेट्री हो जाएगा तो पृथ्वी का मापन करते हैं, क्योंकि जियो का मतलब ही होता है क्या, पृथ्वी, और मेट्री का मतलब मापन हो गया, तो ये सही है। और उसी तरह से जियोलॉजी है तो पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, लॉजी का मतलब अध्ययन हो जाएगा, और जियोइड है तो पृथ्वी के आकार के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जियो मतलब पृथ्वी, ये ध्यान रखिएगा, और मेट्री मतलब मापन, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो अब जानते हैं कि तीसरा जो है क्या है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये 1869 नहीं 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखते हैं। अगला है कि कथन पर विचार करते हैं। पहला इसमें कि अंतर्भेदी अग्निशैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। तो पहला जो है कथन वो गलत हो जाता है। कारण क्या है, ये अंतर्भेदी अग्निशैल धीरे धीरे ठंडा होते हैं, तो ये तो बात सही है कि अंतर्भेदी जो अग्निशैल होते हैं वो धीरे धीरे ठंडा होते हैं, लेकिन ये गलत है कि ये इनका आकार जो है ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो है वो ठोस की तरह बन जाते हैं, और ठीक है, और ठोस सैलों की तरह ये जाके जम जाते हैं। तो छोटे दाने नहीं होते, ये दाने कैसे होते हैं, बड़े दाने होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी का एग्जाम्पल में आता है ग्रेनाइट, जो कि बड़े दानों का सेल होता है, और इसी तरह से अंतर्भेदी अग्निशैलों का के अंतर्गत इसको लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से बना हुआ है। और नेक्स्ट है कि अग्निशैल को द्वितीयक सैल भी कहते हैं, ठीक है। तो दक्कन पठार बेसाल्ट से बना हुआ है, और अग्निशैल को द्वितीयक सैल कहते हैं। और ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सैल के उदाहरण हैं, और बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्निशैल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी। तो अभी हमने बात किया कि जो असत्य कथन पहचानना है, तो ग्रेनाइट क्या है, अंतर्भेदी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट क्लियरली गलत नजर आ रहा है कि 4 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब है कि ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल है। तो ग्रेनाइट क्या है, आप जानते हैं कि वो प्राथमिक सेल है, तो और बेसाल्ट भी प्राथमिक सेल है, क्योंकि ये प्राथमिक चट्टानों से बनता है, अग्निशैलों से बनता है। यहाँ पे दिया है कि अग्निशैल द्वितीयक सेल है, तो ये गलत है, क्योंकि ये प्राथमिक सेल है, सबसे पहले जो निकलता है। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए, तो देखिए ये ज्वालामुखी है, यहाँ से ऐसे उद्गार हुआ, यहाँ से लावा निकला, और ये यहाँ पर जम गया। तो जमने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि, ठीक है, अग्नि चट्टान। तो ये प्राथमिक चट्टान हो गई। अब इसी से क्या होता है कि अवसादी और कायांतरित चट्टानें बनती है, ठीक है। तो अवसादी और फिर कायांतरित, यानी प्राथमिक ये हो गया, द्वितीयक ये दोनों हो गए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, या आप कायांतरिक को तृतीयक में भी ले सकते हैं, ऐसे द्वितीयक में चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दूसरा गलत हो जाएगा, और पहला जो है दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से बना है, तो ये बिल्कुल सही है कि दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट सैलों से ही बना हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर का अर्थ पर्यावरण होता है। तो क्या ये सही है? तो फ्रेंच शब्द जो है ये एनवायरोनेर का मतलब पर्यावरण ना होकर क्या होता है, पड़ोस होता है, ठीक है, पड़ोस, यानी पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यानी चिकनी मिट्टी जो चेंज हो जाएगा वो किस में होगा, तो ये चिकनी मिट्टी हो जाएगी स्लेट में, जबकि चूना पत्थर हो जाएगा किस में, तो ये हो जाएगा संगमरमर। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा। फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर, जिससे एनवायरमेंट बना हुआ है, और इसका मतलब पर्यावरण बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब पड़ोस होता है फ्रेंच में। अगला है कि इस कथन पर विचार करना है कि हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि महानदी कावेरी तापी कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पकड़ लीजिएगा कि तापी जो है इसका कहाँ पर है, तो इसका बंगाल की खाड़ी पर। यहाँ पर असत्य ही पहचानना है, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये तो अरब सागर की तरफ गिरती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला पढ़ें कि पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। क्या ये सही बात है? तो ये जो है गलत हो जाता है, क्योंकि पश्चिम तटीय मैदान जो है वो पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े ज़्यादा नहीं है, ऊंचे ज़्यादा है, ठीक है।
पूर्वी तटीय मैदान जो है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं लेकिन ऊंचे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि क्या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है, तो ये बिल्कुल सही है। हिमाचल जो है वो हिमाद्री के दक्षिण में ही स्थित है। अगला है कि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, और दूसरा है कि भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और अगला है कि बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है कि कौन सा गलत है। तो गलत में अगर देखिएगा तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप मेघालय पे गौर कीजिएगा तो मेघालय जो है वो इस साइड है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये त्रिपुरा है जहाँ पे बांग्लादेश है, और ये त्रिपुरा के ऊपर आप आएंगे, सॉरी यहाँ पे मेघालय है। ठीक है, यहाँ पे मेघालय है, गलती से वहाँ पे मिजोरम की तरफ ध्यान चला गया, तो मेघालय यहाँ पर है, ये असम वाला हिस्सा है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, और यहाँ पे असम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा देखेंगे तो मिजोरम की सीमा जो है, जो मिजोरम यहाँ पर है, इसकी सीमा भी लगती है। तो यहाँ पे मिजोरम नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि मिजोरम की सीमा भी लगती है। अगला है कि भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, तो ये गलत है, क्योंकि जब भूटान का मैप देखेंगे इस तरह से तो यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे अरुणाचल है, और नीचे यहाँ पे असम भी है, और यहीं पे WB भी है। तो असम यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, जबकि नेपाल की सीमा वाला ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। परितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। परितंत्र को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, इसी को परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जीवधारियों का जो संबंध ये बनता है पर्यावरण के बीच, इसमें अधिक वर्षा वाले जो वन हैं वो आ सकते हैं, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल, ये सब एक परितंत्र हो सकते हैं। यानी छोटा सा एक तालाब भी है तो ये भी एक परितंत्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, तो जीवधारियों का इसमें आपसी संबंध बनता है, और इनका पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है, यानी इन जल है यहाँ पे, इसके अलावा भी कई वनस्पतियाँ होंगी, तो इनके साथ जो संबंध बनता है वो पूरा का पूरा परितंत्र कहलाता है। तो तालाब भी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, एक परितंत्र का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है, पहला स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हमको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी का जो है केवल 15% हिस्सा ही लगभग क्रोड माना जाता है, जबकि 84% हिस्सा को हम लोग क्या मानते हैं, मेंटल मानते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो ये भी सही है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे आपको मेंटल मिलेगा, और ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर होगा। अगला है कि लैटिन शब्द है सेडिमेंटम, इसी का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो आप जानते हैं कि इसी सेडिमेंटस से क्या बना है, सेडिमेंट्री चट्टानें बनी है, यानी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये कायांतरित चट्टानों के लिए कहा जाता है कि जो रूप परिवर्तन करती हैं, यानी जिसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सेडिमेंटम का मतलब होता है स्थिर, यानी जो सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। आगे चलते हैं कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं वो गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये बात क्या है, यहाँ पे हमको असत्य पहचानना है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि जो सूर्य के नज़दीक हैं वो सारे कैसे होते हैं, तो धातुओं से बने होते हैं, धात्विक होते हैं, जबकि सूर्य से जो दूर हैं उनको गैसों से बना हुआ माना जाता है। ठीक है, यानी जो आंतरिक ग्रह हैं वो उनको चट्टानों से बना हुआ माना जाता है, धातु नहीं, चट्टान कहेंगे कि वो रॉकी होते हैं, चट्टानों से निर्मित माने जाते हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं ये गैसों से निर्मित माने जाते हैं। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। अगला है कि आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। तो ये बात आप जानते हैं कि सही है, आंतरिक में यही चार आएंगे। अगला है कि बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं वे चट्टानों से बने होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि वो चट्टानों से ना बन के वो गैसों से बने होते हैं।
और लग रहा है कि बाह्य ग्रह में पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि इन कथनों पर विचार करें कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। क्या ये बात सही है? तो ये गलत है कि आप जो है ध्रुव तारे को देखकर अपना देशांतर नहीं, अपना अक्षांश का पता जरूर लगा सकते हैं, तो अक्षांश हो जाएगा। और पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों यानी टाइम जोन्स में बांटा गया है, तो ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, यानी 15 डिग्री के अंतराल पर उस चीज़ को बांटा गया। अगला है कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? तो मृदा परिच्छेदिका में अगर जाएंगे तो ऊपर से सही का क्रम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये दिया हुआ है। जैसे आप इस तरह से अगर बांटें, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होता है? ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी गाद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे आ जाएगा बालू, गाद, क्ले, यानी ये जो आप देख रहे हैं बालू, गाद, क्ले। उसके बाद अपक्षयित चट्टानें आ जाएंगी इस लेवल पे, और जनक चट्टानें सबसे नीचे होती हैं, ठीक है। इन्हीं से इन चट्टानों का निर्माण होता है, तो जनक चट्टानें यहाँ पे होती हैं, यही मेन चट्टानें कहलाती हैं, सबसे लास्ट में होती हैं। अगला है कि पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में बृहस्पति घुसा हुआ है, जो कि इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, ठीक है। कि हम लोग पढ़े कि एम भैम को हम लोग क्या कहेंगे? पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहेंगे। तो एम भैम में क्या आ जाता है? तो यहाँ से बुध आ जाता है, तो यहाँ पे अगर बृहस्पति की जगह हम बुध कर दें तो ये सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास है, तो आप जानते हैं कि यूरेनस के पास तो बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा अगर शनि की बात करें तो हो सकता है, और शनि के बाद बृहस्पति के पास है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। तो क्या क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है? तो ये स्टेटमेंट आप जानते होंगे कि सही है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। हम लोग यहाँ पे असत्य पहचानना है। अगला है कि भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना से होकर गुजरती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ तेलंगाना ना होकर क्या हो जाएगा? आंध्रा हो जाएगा। जब आंध्र प्रदेश कर देंगे तो ये स्टेट सही हो जाएगा। इसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि ये समशीतोष्ण कह के हम लोग क्या कहते हैं? इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि ये गर्म वाला क्षेत्र है। जब हम 30 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो रीजन कहलाता है समशीतोष्ण। अगला है जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। तो जीवमंडल में स्थल के अलावा सत्य कथन पहचानना है, जल और वायु भी आता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है कि जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ठीक है। यहाँ पर 2 ही भागों में बांटा जाता है। आप जानते हैं कि जंतु जगत और पादप जगत, तो 3 भाग ना होके 2 भाग हो जाएगा। और अगला है कि जीवमंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी जीवमंडल का जो परिमंडल है वो आपस में बिना पारस्परिक क्रिया के नहीं रह सकते हैं, यानी उनमें पारस्परिक क्रिया होती ही होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है कि स्थल मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करके यहाँ भी सत्य बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो आप जानते हैं कि स्थल मंडल कई प्लेटों में विभाजित है। अगला है कि स्थल मंडल प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हो जाता है गलत, कि जो स्थल मंडल प्लेट है पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मैग्मा है इसके अंतर्गत वो चारों तरफ घूमती रहती हैं, तो ये हो जाता है गलत। और अगला है कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होता है। तो क्या ये सही है? तो ये भी बिल्कुल ही स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है कि सही है, कि स्थल मंडल प्लेटों की जो गति है उसी के कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आपको दिखाई देता है। जैसे भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वो हो जाता है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट को देखें तो ये भी सही ही प्रतीत होता है, क्योंकि स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुआ जो मैग्मा है, तो मैग्मा के कारण ही गति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही नजर आएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। तो यहीं पे गलत नजर आ रहा है कि जब बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो क्या होंगे? एंडोजेनिक होंगे, उल्टा दिया हुआ।
और जब पृथ्वी की सतह यानी बाहर होंगे तो वो एक्सोजेनिक होंगे। ठीक है, तो ये उल्टा दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, और निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो भूकंप है इससे आपको हानि ज़्यादा मिलेगा, आकस्मिक गति है, अंतर्जनित बल के कारण यानी अंदर में जो प्लेटें टकराती हैं उसकी वजह से होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी भी हो सकता है। बादल का फटना ये अंतर्जनित नहीं है, ये बहिर्जनित है। आगे चलते हैं। भूकंप के संबंध में आपको बताना है। पहला है कि भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो आप जानते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि जहाँ से कंपन प्रारंभ होगा उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। अगला है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये भी सही है कि अधिकेंद्र उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है पृथ्वी है, अब भूकंप यहाँ पे उठा तो ये मेरा क्या हो गया, उद्गम केंद्र। ठीक है, लेकिन हम जब मापन करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाता है, अधिकेंद्र हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अगला है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पर ये भूकंप का पॉइंट है तो इस एरिया में ज़्यादा हानि होगा, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे जो हानि है वो कम होता जाएगा। तो ये चीज़ है। और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी हमने कहा कि इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ने के बजाय घटेगी, तो ये घटती है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों के संबंध में आपको बताना है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो याद रखिएगा कि पी तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ न होकर अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यहाँ पे गलत पहचानना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य यानी नीचे वाला, एस वाला जो है, और एस तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी उल्टा दिया हुआ। तो इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जैसे देखिए पी तरंगे हैं, अब पी तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और आप जानते हैं कि ध्वनि भी क्या है, ध्वनि भी अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो जो गाड़ी का हॉर्न बजता है वो कैसे बजता है, पी 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 बजता है, तो उससे क्या होता है, ध्वनि निकलती है। तो इस वजह से आप ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं कि ये भी अनुदैर्घ्य तरंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग, तो आप जानते हैं एल जो है इनको सरफेस तरंग कहते हैं, यानी पृष्ठीय तरंग कहते हैं, जो कि सबसे ऊपरी सतह पर चलती है। अगला है भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि रिक्टर स्केल से इसको मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सैलों को टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। क्या ये सही है, तो ये हो जाता है गलत। ठीक है, सैलों की टूटने की क्रिया को हम लोग अपरदन ना कह के क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। ठीक है, अपक्षय। और इसमें है भू दृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं। तो ये गलत है कि अगर इनसे प्रभावित होता है तो उसको अपरदन कहते हैं, यानी उल्टा दिया हुआ है। सेल टूट रहे हैं तो वो अपक्षय हो जाएगा, और अगर जल, पवन या हिम के वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसको हम लोग अपरदन कहते हैं, इरोजन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है दोनों ही गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नदी के कार्य के संबंध में आपको बताना है कि नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है। क्या ये सही है कि नदी के जल से अपरदन होता है, हमको पहचानना है सत्य कथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है। ठीक, और नेक्स्ट है कि नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। ठीक है, तो नदी जो है जब मैदानी भागों में आती है तो ये सही बात है कि यहाँ पर विसर्प का निर्माण वो करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा ये है कि जब ये ऊपर से गिरती है तो वो कैनियन नहीं बनाती है, वो जलप्रपात बनाती है। आप जानते हैं कि जितने भी जलप्रपात हैं उन नदियों को ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिरने के दौरान ही बनते हैं, तो यहाँ पे जलप्रपात हो जाता है। अब नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि अदृश्य भूमि का ना होकर दृश्य भूमि, यानी जो भूमि हमको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि ये नदी बह रही है इस तरह से, अब इसके आसपास जो यहाँ पे मिट्टी है ये देखिएगा कि लगातार कटते हुए चला जाएगा और नदी चौड़ी होती चली जाएगी। तो ये तो दृश्य भूमि का अपरदन हो रहा है ना, जो हम लोग देख पा रहे हैं अपरदन होते हुए, नदी को काटते हुए, तो यहाँ पे दृश्य हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे से निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना क्या है, तो देखिए विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और इससे विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग चाप झील। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, चाप झील कहते हैं। मतलब होता क्या है कि जैसे
नदी मान लीजिए इस तरह से बह रही। अब क्या होता है, कुछ समय बाद ये नदी जैसे यहाँ से आई, अब धारा तेज हुआ तो वो सीधा यहाँ से निकल गई, ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, तो इस तरह से यहाँ पे चाप झील का निर्माण हो जाता है। और यही जब पूरी तरह से कट के अलग हो जाता है, यानी नदी यहाँ से निकल गई, बीच में किसी तरह से मिट्टी विट्टी जम गया, तो इसको क्या कहते हैं, गोखुर झील कह देते हैं। तो ये गोखुर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे मिलाना है तो एंजल जलप्रपात जो है ये आपको दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में मिल जाएगा। और नियाग्रा जलप्रपात आप जानते हैं कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर मिल जाएगा। और विक्टोरिया जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है नदी के उत्थित तटों को कहते हैं। तो नदी का जो उठा हुआ तट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तटबंध। यानी ये नदी है, ये वाला जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। अगला है नदी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य पहचानना है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। सत्य पहचानना हम लोग को ये गलत हो जाता है, क्योंकि इनको सरिताएं ना कह के हम लोग क्या कहते हैं, वितरिकाएं कह देते हैं, वितरिका कहते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे नदी जाती है तो यहाँ पे ढेर सारी पतली पतली धाराओं में बट जाती है अंत में पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इसकी गति कम होती जाती है तो ये स्लो हो जाती है, इसको वितरिका कहते हैं। अगला है कि केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ पर अवसादों का संग्रहण होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जहाँ पर अवसाद का संग्रहण होगा वहीं पर डेल्टा बनेगा, नहीं तो एस्चुअरी बनेगा। अगला है कि समुद्री तरंगों के कार्य संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो समुद्री तरंगों के संबंध में अगर बताएं तो सत्य कथन आपको पहचानना है। तो पहला कि समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है, और यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गलत हो जाता है, क्योंकि ये तटीय लगातार जब ये दरार है, मान लीजिए कि इस तरह से कोई पत्थर है, तो अब ये धीरे धीरे ये पत्थर में छेद हो रहा है, तो ये तटीय मेहराब ना बन के ये क्या बन जाता है, गुफा बन जाता है, ठीक है। ये पहले सपाट पत्थर था और धीरे धीरे समुद्र से मतलब लहरों की वजह से इसमें ऐसे छेद हो गया, तो ये क्या बन गया, गुफा बन गया, ठीक है। अगला है कि समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। तो ये गलत हो जाता है कि समुद्री जो गुफा जो बच जाती है, जो छत बच जाती है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि नीचे से ये टूट जाएंगे, इस तरह से बचे रह जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेहराब कहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगला है कि समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपर्दन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं, केवल दीवारें ही बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है गलत, यानी दीवार जो बचती है, मान लीजिए कि ऊपर का छत टूट गया, अब इस तरह से दो पत्थर बचे रह गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे, ठीक है, स्टैक। अब सवाल है कि समुद्री भृगु कैसे कहेंगे। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ऊंचे शैलीय तट है ना, उनको समुद्री भृगु कहते हैं। यानी जो पत्थर वाले जो तट होते हैं, इस तरह से मान लीजिए समंदर बह रहा है और ये ऊंचा वाला जो तट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भृगु कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती है। तो किनारों पर ये जब अवसाद का जमा करेंगी तो उसको क्या कहा जाएगा, समुद्री पुलीन कहा जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगला हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ यानी जैसे छोटे छोटे सैल, रेत, तलछट, ये सब मिलके एक स्थलाकृति बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हिमनद हिमोड़ कहते हैं, ठीक है, हिमनद हिमोड़ कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिला देना आपको, देखिए। तो यहाँ पे छत्रक सैल क्या होता है, तो छत्रक सैल जो होता है वो होता है ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं छत्रक, यानी इस तरह से छाता की तरह होगा, ऐसे समझिए, तो इसको छत्रक सैल कहेंगे। यानी आधार क्या है इसका, संकीर्ण है, पतला है, आप देख पा रहे हैं, शीर्ष विस्तृत है, छाता की तरह है, तो छत्रक सैल हो गया। बालू टिब्बा क्या है, तो रेगिस्तान में ये पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति हैं वो हो जाती हैं। और लोयस क्या है, तो ये महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन यानी हवा द्वारा उड़ाकर दूसरे जगह ले जाया जाता है और वहाँ पर जमा कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है लोयस का मैदान। अगला है क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में आपको बताना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं।
तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, तो ये भी सही है। और यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, तो ये भी सही है। जानते हैं कि वायुमंडल जो है हमारे टेम्परेचर को ये क्या करता है, संतुलन प्रदान करता है। ठीक है, अगर वो प्रदान ना करें तो पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। तो वायुमंडल का इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे होंगे। अगला है, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है? तो वायु में प्रचुरता से जो मिलती है वो तीसरी गैस कौन हो जाती है? आर्गन हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या आता है? नाइट्रोजन, फिर आ जाता है हमारा ऑक्सीजन। अगर ऑप्शंस में से देखें तो आर्गन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे O2 ज़्यादा हो जाता है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन चौथे नंबर पे आ जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग आर्गन को ले रहे हैं। सॉरी, ये तो सही है कि आर्गन ही हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये हो जाता है लगभग 78%, ऑक्सीजन जो है वो हो जाता है 21%, जबकि आर्गन जो है 0.93%। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेरे ध्यान में ये 0.093 चल रहा था, इस वजह से गलत हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, तो इस हिसाब से आर्गन ही आ रहा है, तो ये सही है। वायु चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वायु चक्र के संबंध में पहला है कि वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, तो आप जानते हैं कि ये सही बात है। जब भी हवा गर्म होगी तो वो फैलेगी और हल्की होकर ऊपर उठेगी। और अगला है कि जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है, तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है, निम्न में से सर्वप्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि CO2 जो है, अगर ये बढ़ गया इसका आयतन पृथ्वी पर, तो मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित करता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन का मेन कारण क्या है? CO2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए सभी सरकारें जो है वो लगातार प्रयास कर रही हैं। अगला है 61 नंबर, इसमें आपको मिलान कर देना है। क्षोभ मंडल के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मौसमी घटनाएं सारी यहीं होती हैं। समताप मंडल की अगर बात करें तो समताप मंडल ओजोन परत यहीं पे मिलेगा, इजी है। मध्य मंडल की अगर बात करें तो उल्का पिंडों का विनाश जो है इसी में हो जाता है। आयन मंडल की अगर बात करें तो आप जानते हैं रेडियो संचार के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अगला है वात दिग्दर्शी, ये क्या है? तो वात दिग्दर्शी क्या है? इसका मतलब होता है कि वायु की दिशा को दर्शाना, यही है वात दिग्दर्शी। नेक्स्ट है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है, सही कथन आपको पहचानना है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता है, वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन, मतलब हर स्थिति में वो कभी भी बदल सकता है। अगला है, तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो आतपन का मतलब होता है सूर्यताप, तो तापमान के वितरण को ये प्रभावित नहीं करता है? बिल्कुल करता है। सूर्यताप से तापमान प्रभावित होता ही है। ठीक है, और आतपन की मात्रा यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है, तो आप जानते हैं ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आतपन यानी सूर्यताप की मात्रा 0 डिग्री पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा, और जैसे जैसे हम 90 की तरफ जाएंगे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता, इस वजह से इधर मौसम ठंडा होता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश अगर बादल युक्त है और मौसम आर्द्र है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी की सतह पर देखिए वायु के द्वारा जो लगाया गया दाब है वही वायु दाब है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और वायुमंडल में क्या होता है कि ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो दाब क्या होता है? गिरने लगता है। और समुद्री लेवल पर वायु का दाब कहा जाता है ऐसा कि सर्वाधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ये दाब घटते चला जाता है। तो अधिक ताप वाले क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण होता है। ठीक है, तो वो ताप को प्रभावित करेगा, यानी अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होगी और वो गर्म होकर ऊपर उठेगी। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वहाँ पे क्या होगा? निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, अब निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा तो निम्न दाब जहाँ पर रहेगा वो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो आकाश बादल युक्त होगा और जो मौसम है वो आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और यहाँ पे सत्य पहचानना हमको। और अगला है कि कम तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल रहित होता है। तो कम ताप वाले स्थान में अगर आप जाएंगे तो वायु जो है ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, तो ये नीचे ही रह जाती है। तो बादल रहित आकाश ये होता है, तो ये यहाँ पर सही है।
ठीक है, बादल रहित होता है। और अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट सही ही नज़र आ रहा है अगर देखा जाता है ऐसा, ठीक है। एनसीईआरटी हालांकि ये कहती है कि ये जो आकाश जो है वो बादल युक्त होता है, लेकिन निम्न दाब की बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट भी सही ही नज़र आता है, दूसरा भी सही नज़र आता है, तो इसको वही मान लीजिए। क्योंकि अधिक तापमान है तो वहाँ पर बादल युक्त आकाश रहता ही है, तभी वो क्या होता है कि किरणें जो धरती से वापस जाती हैं वो टकराकर फिर वापस आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मौसम आर्द्र है तो ये अब मौसम को आर्द्र ना मान के नम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उमस टाइप की गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है, उमस आप कह सकते हैं। तो ये आर्द्रता की जगह पर अगर नम की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ये इस वजह से इसको गलत माना जा रहा है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट सही प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि पौनों के संबंध में आपको बताना है। तो व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पौने अस्थायी पौने कहलाती हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। सत्य पहचानना है तो गलत है। और अगला है स्थानीय पौने छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती है। तो स्थानीय पौने जो हैं छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में ये चलती हुई नजर आती हैं, यानी यहाँ पे ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। पहला है कि व्यापारिक जो पौने हैं इनके बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पौने अस्थायी पौने कहलाती हैं, ठीक है। और स्थानीय पौने जो होती हैं ये छोटे से क्षेत्र में ये तो चलती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एडुटेरिया में देखें तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ही सही है, ठीक है। एडुटेरिया के आंसर में ये चीज़ गलत किया हुआ है, तो याद रखिएगा कि व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पौने जो है स्थायी पौने कहलाती हैं, ये बिल्कुल सही है। और स्थानीय पौने छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला है आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो जब आप अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वायुमंडल में क्या होगा, आर्द्रता की मात्रा घटेगी नहीं, ये बढ़ जाएगी। और अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाती है। तो दोनों ही उल्टा दिया हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। ये आप जानते हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को कहा जाता है, ठीक है। यानी हॉर्स जो लैटिट्यूड है वो कितना से कितना के बीच में आता है, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा कि हॉर्स जो पेटी है, अक्षांश पेटी है, कहाँ से कहाँ तक आता है, कितने से कितने डिग्री के बीच में आता है। अगला है पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में आपको बताना है सही कथन क्या है। तो पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, तो क्या ये सही है? तो आप जानते हैं कि ये गलत है। 2/3 न होकर 3/4 भाग जो है वो लगभग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में बर्फ छत्रक के रूप में केवल 3% जल मौजूद है, तो बर्फ छत्रक में ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 3% ना होकर लगभग 2% है, ठीक है। तो 2% बर्फ छत्रक में, 97.3% है ये कहाँ पर है, ये महासागरों में, और बर्फ में लगभग 2% है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। अगला है निम्न में से सत्य कथन आपको पहचानना है। इसमें पहला है कि मृत सागर की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो मृत सागर का जो लवणता है ये 31 भाग प्रति ग्राम ना होके, और अगला है मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है, और मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। देखिए सी नंबर तो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि मृत सागर की लवणता कितनी है। तो मृत सागर की अगर लवणता की बात करें तो 340 ग्राम कहा जाता है, 310 नहीं 340 ग्राम हो जाता है। वही अगर महासागरों की औसत लवणता की बात करें तो 35 भाग होता है, ना कि 31 भाग, ठीक है। तो 35 भाग, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है महासागरीय स्तर पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें तरंगे कहते हैं। तो महासागरीय सतह पर आप जानते हैं कि जल जब लगातार उठेगा और गिरेगा तो इसको तरंगे हम लोग कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और अगला है सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है, तो ये हो जाता है गलत, ठीक है। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप नहीं हो सकता। और 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में सुनामी आया था, अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट डूब गया था, तो ये गलत है। 3 में ना के 4 में आया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और सुनामी की बात करें तो भूकंप के अलावा ज्वालामुखी उद्गार भी हो सकता है, या जल के नीचे भूस्खलन भी हो सकता है,
सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप नहीं हो सकता। आगे बात करें 71 नंबर में, तो सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ है। क्या ये सही है? सॉरी, असत्य कथन यहाँ पे पहचानना है, तो ये हो जाता है गलत। ठीक है, सहारा रेगिस्तान माली, नाइजीरिया और सूडान जैसे देशों में फैला हुआ यहाँ पे कहा जा रहा है। और दूसरा है कि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है। तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि भारत का जो है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, यानी 4 से अगर लगभग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, यानी चौथे हिस्से के बराबर है, ये आप सही कह सकते हैं। 5वां हिस्सा तो नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। और अगर बात करें कि सहारा मरुस्थल के बारे में, तो देखिए ये यहाँ पे 11 देशों में फैला हुआ है, ये बात तो सही है कि 11 देशों में ये फैला हुआ है, लेकिन ये अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा में फैला हुआ है, यानी नाइजीरिया तक इसका फैलाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है कथन पर विचार करना है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। तो शीत जो ऋतु वाली होती हैं ध्रुवीय प्रदेश में, वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति में जाएंगे तो मॉस और लाइकेन जो है वो आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है सही। और दूसरा है कि ब्रह्म कमल एक लेटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है, तो ये गलत है। ब्रह्म कमल क्या है कि औषधीय बूटी है, औषधि में यूज होता है और इससे लेटेक्स प्रदान नहीं होता है, लेटेक्स प्राप्त नहीं होता है। अगला है कि कारगिल सिंधु नदी के बाईं और जबकि लेह सिंधु नदी की दाईं ओर अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि कारगिल जो है ये सिंधु नदी के मतलब ये उल्टा दिया हुआ कि कारगिल जो है सिंधु नदी के कहाँ है, तो ये दाईं ओर है, जबकि लेह कहाँ है, बाईं ओर है, ये उल्टा है। और देहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, तो ये गलत है। देहरा गोमपास कहाँ है, ये लद्दाख में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देहरा गोमपास कहाँ है, तो लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, क्या ये सही है? तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर अब नहीं गुजर रही है। ठीक है, अब ये निकल जाती है कहाँ से, लद्दाख से होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अब ये जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती है, अब लद्दाख से होकर गुजर रही है। और श्योक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये बाईं ना होकर दाईं से मिलती है। ठीक है, दाएं ओर से आकर मिलती है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है, गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाइयाँ जिम्मेदार हैं। और यहाँ पे असत्य कथन पहचानना है, तो ये जो कथन है वो सत्य है कि एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, इसके अलावा डाइक्लोफेनाक जैसी जो दवाएं हैं वो जिम्मेदार होती हैं। और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, वन, घास, स्थल और टुंड्रा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इसको 4 वर्ग में बांटा जाता है, वन, घास, स्थल, टुंड्रा के अलावा एक गुल्म भी है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है कथन पर विचार करना है 76, और इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। तो पहला है कि साइट्स का विस्तार है, द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं द कन्वेंशन ऑन, यहाँ पे कन्वेंशन हो जाता है, कंजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये इसी वजह से गलत है। और अगला है, साइट्स का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनकी रक्षा करना है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि वर्तमान भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों को परिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसको। ठीक है, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए परितंत्रों की रक्षा के लिए उसी प्राकृतिक क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाता है, इसी वजह से इसको कहते हैं। अगला है, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है, यानी एक मानव संसाधन को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला है
कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए वैदिक फार्म पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है ये उल्टा दिया हुआ है कि तीव्र ढाल जो होगा ना वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैदिक फार्म कृषि का यूज करेंगे, ठीक है। और समोच्च जुताई कहाँ करेंगे, तो ये पहाड़ी वाला एरिया में करेंगे, ठीक है। पहाड़ी वाला एरिया में समोच्च जुताई का यूज हम लोग करते हैं। इसके अलावा मल्च बनाना भी एक होता है कि पौधों के बीच अनावरित जो भूमि है वहाँ पर जैव पदार्थ जैसे कि परवाल वगैरह से उसको ढक दिया जाता है ताकि मृदा की आर्द्रता जो है वो बनी रहे, तो उसको मल्च बनाना भी कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी याद रखिएगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग ये खेत है इसके चारों तरफ वृक्ष लगा देते हैं, यहाँ पे वृक्ष लगा देते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, रक्षक मेखलाएँ कहते हैं, ठीक है। पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएँ भी बनाते हैं। अगला है कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। तो हमने देखा था पीछे में कि पहला नंबर क्या है, सही है। तीसरे नंबर पे क्या था, अपक्षयित चट्टानी मृदा था। और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो ये है वनस्पति आवरण, यानी वनस्पति के आवरण में वृद्धि कर दीजिए, तो ये चीज़ भूस्खलन को रोकेगा। यानी वनीकरण कर दीजिए, वनों को लगाइए, पौधों को लगाइए, पेड़ों को लगाइए, तो ये सबसे बढ़िया है। बाकी अगर मृदा परिच्छेदिका के संबंध में हमने ऊपर ऐसे देखा था तो इसको बांटकर, तो यहाँ पे ह्यूमस वाला पार्ट था और वनस्पति, यहाँ पे बालू आ रहा था और यहाँ पे अपक्षयित चट्टानें आ रही थी, और सबसे नीचे क्या आ रहा था, तो जनक चट्टानें आ रही थी। तो इस चीज़ को हमने पीछे भी देखा था। और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, केवल उच्चावच तुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 तो बिल्कुल सही है कि केवल जो वनस्पति जात हैं ये प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और केवल उच्चावच जो है उच्चावच तुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन पहला जो है कि केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, तो ये हो जाता है गलत, ठीक है। क्योंकि मृदा परिच्छेदिका को समय जो है वो तो करता ही है, इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं जो कि मृदा परिच्छेदिका के निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे केवल लगा हुआ है, इसी वजह से ये गलत हो जाता है। बाकी ये सही है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निश्चित करता है। तो केवल यहाँ पर 2 और 3 अभी के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 81 में कि प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का यूज होता है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सेलुलर कृषि, ठीक है। प्रयोगशाला में जब मांस या फिर मछली का जब निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर कृषि, ठीक है। क्योंकि उसकी कोशिकाओं का इसमें यूज होता है। सेल का मतलब यहाँ पे हो गया कोशिका, तो उनकी कोशिकाओं का यूज करके इसका निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटित किया गया था। तो हम जानते हैं रक्षा मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया था। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तो एक हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा अभी मिला है, सूरत हवाई अड्डा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था हाल ही में, तो इसी को मिला है। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 1971 में स्थापित हुआ था ये, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जेनेवा में। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यही जारी करता है। और आप चाहें तो बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल किसने जीता है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये इस बार का जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। जेनिक सिनर इन्होंने जीता है, मेदवेदेव को इन्होंने हराया था। जबकि महिला में किसने जीता है, तो याद रखिएगा जो सबालेंका है इन्होंने जीता है। महिला में सबालेंका ने जीता है, रीना सबालेंका। अगला है, चिनाब नदी के संबंध में। तो चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है। चिनाब नदी अभी चर्चा में आई थी। और अगला है कि थिरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है, और रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे केवल 2 मतलब जो इसमें से है वो सही हो जाएगा। कथन पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये काराकोरम रेंज से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये चंद्रा और भागा नदियों के संगम से ये निकलती है, जो कि हिमाचल में लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, लाहौल वाले क्षेत्र से ये निकलती है। अगला है कि थिरोट इसकी सहायक नदी है। तो बिल्कुल सही है, थिरोट इसकी सहायक नदी है, और रतले जल विद्युत परियोजना इसी पर स्थित है, यह भी सही। अगला है, उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही।
तो अगर हाइब्रिड वाहनों की बात करें तो हाइब्रिड वाहन समग्र रूप से कम उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही है कि हाइब्रिड वाहन जो है सबसे कम उत्सर्जन करते हैं, इस वजह से ये सही हो जाएगा। जबकि पारंपरिक वाहन यानी जिसमें डीजल या फिर केवल पेट्रोल का यूज होता है वो ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं कार्बन वगैरह का। अगला हिम तेंदुए जनसंख्या आकलन पर एक रिपोर्ट आया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हिम तेंदुआ का है कि SPI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये पहली बार ये हिम तेंदुओं की गिनती हुई थी और हिम तेंदुओं की आबादी इसके हिसाब से 818 दर्ज की गई है। तो ये गलत है, 818 ना होकर कितना है, 718 हिम तेंदुए अभी भारत में मौजूद हैं। और अगला है कि जम्मू कश्मीर 477 तेंदुओं के साथ सबसे आगे है, उसके बाद लद्दाख है। तो ये गलत है कि लद्दाख में ही सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए हैं 477 और उसके बाद आता है उत्तराखंड 124, ठीक है। तो याद रखिएगा यूके सेकंड पे आता है 124 के साथ, पहले नंबर पे लद्दाख है 477 हिम तेंदुओं के साथ। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किसका हो सकता है? इकोनॉमी की बात है तो वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है चितरी मुहाना कहाँ स्थित है? तो चितरी मुहाना काफ़ी चर्चा में रहा है, ये केरल में स्थित है, ठीक है। और ये क्या है कि एक नदी जो है ये समुद्र में गिरती है, वहीं पर ये मुहाना बनता है। ये चितरी मुहाना इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। केरल के कासरगोड जिले में आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सी केयर्स वेब पोर्टल, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सी जो केयर्स है ये सी फॉर कोल है, यानी कोयला क्षेत्रों से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जो कोयला खान भविष्य निधि संगठन है उसी के लिए एक सी केयर्स पोर्टल जो है वो लाया गया है। और अगला है सपिंड विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करना है? तो ये कहता है कि रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह, ठीक है। यानी ये कहता है कि 3 जो पीढ़ियां है ना, ये 3 पीढ़ी के अंदर विवाह नहीं होना चाहिए, 3 पीढ़ी के बाहर आप विवाह कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बताया गया और यही होता है सपिंड विवाह, यानी अपने रिश्तेदारी में विवाह ना करना या कितने वंशों तक आप विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 जनरली माना जाता है कि 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं हो सकता है, उसके ऊपर फिर हो सकता है। अगला है डिजिटल डिटॉक्स पहल, जो कि हाल ही में खबरों में था, बिहार राज्य से ये जुड़ा हुआ है। तो ये गलत हो जाता है कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स पहल है ये लेकर गया है बिहार ना लेकर कर्नाटक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है कर्नाटक से। और अगला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए पहल शुरू किया है। तो ये बिल्कुल सही है। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि ये भी गलत है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको नहीं लाया है। इसको कौन लाया है? तो इसको निम्हांस लेकर आया, GDF और निम्हांस ये दोनों मिलकर लेकर आया। और ये लाया गया है कि जैसे जो गेमिंग वगैरह के तरफ जो लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और उसके वजह से मानसिक तनाव उनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको वजह से लाया गया। नहीं, दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट का यहाँ पर कोई रोल नहीं। किसका रोल है? तो जो निम्हांस है इसका रोल है, और निम्हांस के अलावा GDF इसका रोल है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा मिला है। तो ध्यान रखिएगा ये किसको मिला है? आनंद कुमार को मिला है, ठीक है। ये पहले शिक्षक हैं जिनको मिला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सेलिब्रिटी नहीं है, शिक्षक हैं, तो पहले शिक्षक हो जाएगी। अगला है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 19-21 में 15 से 19 साल की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 54.1% से बढ़ के 59% तक हो गई है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। एनीमिया जो है 59% तक महिलाओं में हो गई। कथन 2 है कि 19-21 की अवधि में 15 से 19 साल की महिलाओं में आयरन से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के सेवन में वृद्धि हुई है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वृद्धि ना होकर क्या हुई है? कमी हो गई है इसमें। इसी वजह से ये आप देख रहे हैं कि ये एनीमिया बढ़ रहा है। अगला है UGC से संबंधित कि UGC का जो उद्देश्य है वो भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानक निर्धारित करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? वो हो जाता है गलत, ठीक है। तो ये उद्देश्य भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये मानक तैयार करना तो इसका है ही, इसके अलावा भी समन्वय, निर्धारण और रखरखाव भी करता है, मान्यता भी प्रदान करता है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है। तो ये भी सही है। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्यात्मवृत्ति कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये गलत है क्योंकि ये जो कार्यान्वित कर रहा है
वो यूजीसी ना करके एआईसीटीई ही कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा एआईसीटीई ही कर रहा है, इसमें यूजीसी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो ये लिखा है इसका कोई रोल नहीं है, ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का ही कार्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि पहला है इसमें कि इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, तो ये पहला बिल्कुल सही है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में ही तैयार होता है। और अगला है कि दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी है, तो आप जानते हैं बाध्यकारी नहीं होता है, पहली बार 1964 में आया था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है कि 1964 में ना आके 1950-51 में आया था, ठीक है। और अगला है कि भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर, प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापारिक घाटे को दिखाता है, तो ये सही है। मेकांग नदी कहाँ से किन देशों से होकर बहती है, ये क्वेश्चन है, तो ये बहती है चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए, ठीक है। यानी इस तरह से अगर साउथ ईस्ट एशिया का मैप बनाए इस तरह से, तो ये देखिए यहाँ से मान लीजिए कि चाइना से ये मेकांग नदी निकलती है, तो यहाँ पे आएगी, ये म्यांमार से होते हुए आगे बढ़ेगी, म्यांमार के बाद आपका लाओस, फिर ये कंबोडिया, फिर ये आगे थाईलैंड, फिर वियतनाम से होते हुए ऐसे जाकर दक्षिणी चीन सागर में ये पानी गिरा देगी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत कथन आपको पहचानना है। तो वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दोनों में ही आपको सहमति की आवश्यकता राष्ट्रपति से पड़ेगी। अगला है कि अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है, दोनों के लिए दोनों ही सदनों की मंजूरी चाहिए होगा। और अगला है कि अंतरिम बजट दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करता है, तो ये गलत है। अंतरिम बजट जो है ये अल्पकालिक आर्थिक नीतियाँ हैं, यानी मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 5 साल किसी गवर्नमेंट का खत्म हुआ है, अब बीच में चुनाव है, तो इस चुनावी अवधि के लिए अंतरिम बजट को लाया जाता है, और फिर जब यहाँ पे नई सरकार चुन के आती है तो ये फिर नया बजट लेकर आती है, तो ये अल्पावधि के लिए होता है, ना कि दीर्घावधि के लिए। और आखिरी क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की है, तो ये किया है FAO विश्व स्वास्थ्य संगठन, और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, WHO और FAO दोनों मिलकर लेकर आया है कोडेक्स एलिमेंटेरिएशन कमीशन। यह है क्या, तो यही है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी जो लोग हैं उन तक पोषण युक्त अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है, पोषण को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।